प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखते हैं यूपी टेट प्राथमिक स्तर के पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत भूगोल, जिसमें कि भारत और उत्तर प्रदेश के जो भूगोल होगा एक बेहद महत्वपूर्ण खंड को, जिससे कि सीधे और तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इस टॉपिक को डिटेल से हम लोग समझते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले इसके पहले का भी पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोग नहीं देखे हों तो उससे ज़रूर देखें, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है कि इसमें कौन कौन होते हैं? तो सूर्य और उसके 8 ग्रह होते हैं। इसमें सूर्य की संरचना पे ध्यान दिया जाता है और सौरमंडल के केंद्र में जो है सूर्य होता है और इसके उपग्रह भी शामिल किए जाते हैं। तो 8 जो ग्रह होते हैं दूरी और आकार के अनुसार, तो ये इसको हम लोग देखेंगे। यदि दूरी के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले कौन आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्रम से हैं, यानी सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में। अब यहाँ पे देखेंगे ग्रहों की विशेषताएं। तो जो ग्रहों की विशेषताएं हैं, जो सबसे बड़ा ग्रह है तो वह बृहस्पति होता है और छोटा सबसे बुध होता है। एक नीला ग्रह है जिसपे कि हम लोग रहते हैं, यह कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? तो इस पे जल की मात्रा सबसे अधिक है, यानी महासागर और स्थल में देखा जाए तो महासागर बहुत ही विस्तार है, जिसके कारण महासागरों के जल के कारण यह नीला दिखाई देती है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। भोर का तारा, साँझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन सूर्य को कहा जाता है। वलय वाला ग्रह शनि है, यानी शनि के चारों तरफ छल्ले होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग उपग्रह के बारे में। तो जो उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। प्राकृतिक उपग्रह भी पूछ देता है कि पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो इसका आंसर होता है 1, जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा की कलाएं 2 होती हैं, एक पूर्णिमा, एक अमावस्या। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के बाद के पास एक भी उपग्रह नहीं है। जो बुध और शुक्र है उसका एक भी उपग्रह नहीं है। इन पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अन्य खगोलीय पिंड के बारे में हम बात करते हैं तो जो है बृहस्पति और मंगल, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी पृथ्वी के बाद मंगल पड़ता है, मंगल के बाद बृहस्पति पड़ता है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड की पट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि किन 2 ग्रहों के बीच एस्ट्रॉयड पाया जाता है? एस्ट्रॉयड की पट्टी यानी क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। अब कुछ अन्य खगोल पिंड में उल्का पिंड भी होता है, पुच्छल तारे भी होते हैं। ये सब भी किसके हिस्से हैं? सौरमंडल के हिस्से में आते हैं। आइए अब अगले पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं, अक्षांश और देशांतर। जो अक्षांश रेखाएं हैं यह क्षैतिज होती है और वही देशांतर की बात किया जाए तो ये लंबवत होती है। देशांतर रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे मिलती हुई दिखाई देती है, प्रतीत होती हैं, और ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं में यदि बात किया जाए तो 0 अंश अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं और 23.5 अंश उत्तर अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश नॉर्थ को कर्क रेखा बोला जाता है और 23.5 अंश साउथ को मकर रेखा बोला जाता है। आर्कटिक वृत्त की यदि बात किया जाए तो 66.5 अंश नॉर्थ को, यानी 66 से 1/2 अंश नॉर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त कहा जाता है और 66.5 से ही 1/2 अंश साउथ को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। तो इन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। विशेष कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत को बीचों बीच काटती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक भी होता है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर
गमछा झार। ये कैसे ट्रिक है? मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मित्र। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से पर से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7, यानी मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, पर से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। यानी इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। फिर अब हम लोग बात करेंगे देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसको 0 अंश देशांतर को बोला जाता है क्या? प्रधान मध्याह्न रेखा। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। मानक समय की यदि बात किया जाए तो भारत का जो मानक समय है यह 82.5 अंश उत्तरी पूर्वी देशांतर है। कौन सा है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है भारत का मानक समय। ये कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद, यानी जो जिसका नया नाम प्रयागराज है, क्या नैनी से गुजरता है। प्रयागराज के नैनी, या फिर इसको मिर्ज़ापुर भी कह सकते हैं, उसके नीचे देखेंगे तो मिर्ज़ापुर से गुजरता है। यह GMT यानी ग्रीनविच जो समय है उससे 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है GMT से। ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 अंश। तो इसको हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि जो भारत का मानक समय है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरता है। यह इलाहाबाद के निकट नैनी या मिर्ज़ापुर से गुजरता है, और यह जो है GMT से यानी ग्रीनविच मानक समय जो निर्धारित किया गया वहाँ से 5.5 अंश आगे है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं महाद्वीप और महासागर व जीव के बारे में, यानी कॉन्टिनेंट एंड ओशन के बारे में। जो महाद्वीप है यह 7 हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अंध महाद्वीप अफ्रीका को बोला जाता है। इससे 3 रेखाएं गुजरती हैं, यानी जो अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, इसको ये कौन कौन महाद्वीप हो गए? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की कुछ विशेषता है कि अंध महाद्वीप जिससे 3 रेखाएं गुजरती हैं। और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा व द्वीपीय महाद्वीप है। तो ये 7 महाद्वीप हो गए। अब हम लोग बात करेंगे महासागर के बारे में। तो कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। प्रशांत यह सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी है। सबसे गहरा जो है मेरियाना ट्रेंच है। अब दूसरे बात करेंगे अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर जो है एस आकार का है, सबसे व्यस्त है, सबसे ज़्यादा इसमें से परिवहन होता है। हिंद महासागर जो कि एक केवल देश के नाम पे यानी हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर। दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर जो कि सबसे छोटा है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक। और सबसे बड़ा हो जाएगा प्रशांत महासागर। किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है? तो हिंद महासागर का। एस आकार का कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। फिर आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख जीव और उनका वितरण। जो कंगारू कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। पेंगुइन अंटार्कटिका में पाया जाता है। विभिन्न महाद्वीपों के प्रमुख घास के मैदान के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे प्रेयरी, सवाना, डाउन्स, पंपास, ये सब क्या हैं? घास हैं। और वहाँ पाए जाने वाले कुछ जीव भी होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यूपी के संदर्भ में नदियाँ, पर्वत, पठार। तो अब इसको पहले भारत के लेवल पे भी देखेंगे और यूपी के भी लेवल पे। तो भारत में यदि बात किया जाए तो पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला, यह जो है भारत के उत्तर में स्थित है। तो उत्तरी प्रहरी के रूप में काम करता है। इसकी प्रमुख चोटियाँ K2 गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, ये सब इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। अरावली, यह जो है सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है।
पश्चिमी घाट जिसको कि सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, पूर्वी घाट, उसके बाद विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ये जो हैं भारत के प्रमुख पर्वत हैं। अब इसमें ये देखा जाता है कि जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट का नाम क्या क्या है, अलग अलग नामों में बांटा गया है। तो सबसे ऊपर की बात किया जाए तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं गुजरात के आसपास कोकड़ तट, उसके नीचे केनरा तट, उसके नीचे मालाबार तट। ऐसे हम लोग पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा क्रम है, इसको सजाइए। तो कोकड़, केनरा, मालाबार। जैसे ये भारत हो गया, यहाँ पे गुजरात हो गया, तो यहाँ से कोकड़, फिर केनरा, फिर मालाबार, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, नदियाँ, यानी भारत की कुछ नदियाँ। तो हिमालयी नदियाँ, यानी वे नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं उसे हम लोग हिमालयी नदियाँ कहते हैं। जैसे गंगा, गंगा की यदि बात किया जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी है। यह 2525 किलोमीटर है, यानी 25-25 ऐसे याद रख लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। फिर अन्य नदियों में यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो, ब्रह्मपुत्र ये है। तो अब यदि ब्रह्मपुत्र की बात किया जाए तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, असम में इसको दिहांग कहते हैं। फिर आकर के गंगा से मिलती है, तो गंगा से मिलने के बाद जो इसकी संयुक्त धारा प्रवाहित होती है तो इसको जमुना नाम से जानते हैं। अब कुछ प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी नीचे वाला हिस्सा है, तो उसके बारे में बात करते हैं, गोंडवाना वाला। तो इसमें गोदावरी, गोदावरी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं, ये हम लोग को याद रखना है। दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण की गंगा कावेरी को बोला जाता है, याद रखिएगा। दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा, जिसमें की आ जाएगा तो की से कावेरी, यानी की आएगा तो कावेरी होगा, क दोनों में आएगा। फिर प्रायद्वीपीय नदियों में और कौन है? कृष्णा है, नर्मदा है, ताप्ती है। जो ताप्ती है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और ऐश्वर्य बनाने वाली नदियां हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं वह ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। तो इसमें कौन कौन है? नर्मदा, ताप्ती और माही। मुख्य रूप से 3 नदियों का नाम आप याद रखिए। कौन कौन? नर्मदा, ताप्ती, माही। नर्मदा, ताप्ती, माही पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और क्या करती हैं कि ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वे नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे हम लोग देखेंगे पठार के बारे में। दक्कन का पठार, यह लावा निर्मित पठार है, काली मिट्टी का बना हुआ है, मतलब इस पर काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है दक्कन के पठार में। अब बात करेंगे छोटा नागपुर का पठार, यह भारत का रूर प्रदेश है, यानी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। मालवा का पठार, ये सब पठार हैं भारत के। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ। जैसे यदि बात किया जाए नदियाँ की, तो गंगा और यमुना का उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है। तो गंगा के प्रवेश की बात किया जाए तो जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है बिजनौर से यह निकलते प्रवेश करती है गंगा। और यमुना की बात किया जाए तो यमुना जो है सहारनपुर से प्रवेश करती है। इसका जो संगम है यानी गंगा और यमुना आकर के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मिल जाती है। यूपी की अन्य नदियों में है गोमती। गोमती की नदी के किनारे कौन स्थित है? लखनऊ स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। पीलीभीत के फुलहर झील से यह निकलती है। अब बात करेंगे घाघरा या सरजू, तो जो घाघरा या सरजू नदी है यह इसके तट पे अयोध्या स्थित है। यह जो है अंतिम बलिया ज़िले से निकल कर के बिहार में जाती है। यानी जो घाघरा है यह उत्तर प्रदेश में अंतिम किस ज़िले से निकलती है? तो बलिया ज़िले से निकलती है। फिर अन्य नदियों में बात करेंगे तो रामगंगा, केन, बेतवा, चंबल, सोन है। तो गंगा में मिलने वाली कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो सोन नदी है किधर से मिलती है? तो यह गंगा के दाहिने तरफ से मिलती है। अंतिम नदी भी कहीं कहीं पूछा गया है कि कौन है, तो
ऑप्शन के अनुसार आंसर जारी हो जाता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे भू आकृति, यानी यूपी का भाभर और तराई क्षेत्र। यह जो है तराई जो क्षेत्र है दलदली और नमी वाला होता है। भाभर क्या होता है, यानी जो पहाड़ है, तो पहाड़ से जो नदियाँ आती हैं, पहाड़ से पानी आता है और पानी आ कर के उसके पदस्थली में, यानी उसके नीचे तुरंत वहीं पे जब नदियाँ चलती है तो उसके साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर के आती है और कंकड़ पत्थर इकट्ठा करती है अपने निचले वाले हिस्से में, यानी पहाड़ के निचले वाले हिस्से में। तो क्या होता है कि वहाँ इकट्ठा होता रहता है, तो जो ऊपर से पानी आता है पहाड़ का, तो वह उन पत्थरों के बीच से गायब हो जाता है, यानी उसके नीचे चला जाता है। तो उस क्षेत्र को जो है लगभग 5 से 10 किलोमीटर का ये बेल्ट होता है, वहाँ पे नदियों का पता नहीं चलता है और उससे फिर 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर के बाद वो नदियाँ ज़मीन के नीचे से निकलती है, तो उसको हम लोग तराई बेल्ट बोलते हैं। तर यानी तराई, यह जो है नमी वाला इलाका होता है, दलदली होता है। अब बात करेंगे गंगा जमुना का मैदानी भाग। ये है गंगा और जमुना के बीच वाला हिस्सा, मैदान वाला, जहाँ पे खेती सबसे ज़्यादा होती है। और दक्षिण का पठारी या बुंदेलखंड का पठार, ये हो गया। फिर आगे हम लोग देखेंगे वन और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो वनों के प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है, पर्णपाती वन होता है। पर्णपाती वन मतलब पतझड़ वाले वन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कटीले वन और झाड़ियाँ जो कि रेगिस्तानों में पाई जाती है। मैंग्रोव वन जो कि सुंदरवन डेल्टा में होता है, जहाँ पे गंगा और ये ब्रह्मपुत्र नदियाँ जा कर के समुद्र में गिरती हैं, वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, तो वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। सुंदरवन सुंदरी नामक वृक्ष होता है, वह जो जड़ है, तो जड़ के नीचे के खाली स्थान होता है, वो ऐसा होता है कि उसमें आदमी छिप भी जाएगा, बहुत देखने में सुंदर लगता है। अब बात किया जाए उत्तर प्रदेश के वन, तो यूपी में प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क और नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे जो प्रमुख उद्यान और अभयारण्य है इसके बारे में। तो बात करेंगे हम लोग झीम नेशनल कॉर्बेट पार्क के बारे में। तो यह जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। इसको हेली नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता था। अब बात करेंगे काजीरंगा, तो असम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर जो है गुजरात में है, गिर गुजरात में एशियाई शेर के लिए है, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। फिर अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो पहला जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यह लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। ये एग्जाम में श्योर पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। यह एकमात्र नेशनल पार्क है। तो कितने नेशनल पार्क हैं भारत में, तो एकमात्र। अब चंद्रप्रभा, यह वन्य जीव विहार है, जो कि चंदौली में है, बनारस के पास। यूपी का पहला वन्य जीव विहार है। करतनिया घाट, यह बहराइच में है। और नवाबगंज पक्षी विहार या उन्नाव, अब चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार इसका नाम पड़ गया है। फिर आगे हम लोग देखेंगे यातायात एवं सड़क सुरक्षा, सड़क परिवहन। अब इसमें बात किया जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 सबसे लंबा है। एक्सप्रेसवे, यूपी के प्रमुख एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे। कौन कौन है, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे। थोड़ा सा डीप लेवल में यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो ये देख लीजिएगा कि गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे में कौन कौन से ज़िले होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे रेल परिवहन। तो भारत में प्रथम रेल 1853 में पुणे मुंबई से ठाणे तक चला था, पुणे नहीं, मुंबई से ठाणे तक। भारत का प्रथम रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चला था। किसने लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। क्या क्या लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, रेल डाक तार। कौन कौन, रेल डाक तार। उत्तर प्रदेश का रेल नेटवर्क भारत में सबसे बड़ा है। उत्तर मध्य रेलवे यानी NCR का मुख्यालय प्रयागराज में है।
आगे हम लोग देखेंगे वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में हम लोग देखेंगे कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे दिल्ली का IGI, यूपी के हवाई अड्डे जेवर जो है नोएडा में है, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है और अयोध्या हवाई अड्डा भी है। फिर जल परिवहन की बात किया जाएगा तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 यानी नेशनल वाटरवे 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी पर बना है, भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। फिर आगे हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संपदा व खनिज यानी नेचुरल रिसोर्सेज। यदि मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी भारत और यूपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। काली मिट्टी की बात किया जाए तो काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है, इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। काली या रेगूर मिट्टी यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है, बड़ी बड़ी दरारें इसमें पड़ जाती है। अब आगे हम लोग देखेंगे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी चाय और काजू के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अब खनिज संसाधन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो खनिज संसाधन में भारत में लोहा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से पाया जाता है। जो कोयला है यह झारखंड के झरिया और रानीगंज में मिलता है। तांबा है राजस्थान के खेतड़ी में मिलता है और पेट्रोलियम डिगबोई असम और बॉम्बे हाई में मिलता है। और उत्तर प्रदेश में यूपी खनिज के मामले में मध्यम श्रेणी का राज्य है। चूना पत्थर मिर्ज़ापुर सोनभद्र से मिल जाता है। यूरेनियम ललितपुर, बहुत बार पूछा गया यह प्रश्न है कि यूरेनियम कहाँ से मिलता है, तो ललितपुर से, जो कि मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ ज़िला है, उत्तर प्रदेश का ललितपुर। हीरा जो है बांदा से मिल जाता है। कोयला जो है सोनभद्र के सिंगरौली से मिल जाता है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये हमारे यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान दीजिएगा। इसको एक बार में न समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा, आप कुछ प्रश्नोत्तर भी इस पे हम लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों। धन्यवाद।